नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस वेर अपॉइंटेड, ये बात आप सबको पता है। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गया सुप्रीम कोर्ट का अभी 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ 35 है, इसका मतलब यह है अभी भी एक वैकेंसी बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हैज द नंबर ऑफ वीमेन जजेस ऑलवेज बीन लो। देखिए अभी के हिसाब से टोटल वीमेन जजेस है सुप्रीम कोर्ट में 4, जिसमें से 3 अभी ये जो 9 जजेस अपॉइंट हुआ ना उसी में अपॉइंट हुआ था, पहले से 1 थी, तो टोटल है 4। तो किसी भी हिसाब से देखने से हमें यह पता चलता है कि वीमेन जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, 1/3 भी नहीं है। तो इससे ज्यादा तो होना चाहिए ना। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री क्या रहा है वीमेन जजेस के अपॉइंटमेंट में वो देखेंगे, और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड व्हाट वे द केसेस। आपने फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस ये सब सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और एक बार आपका रिवीजन कराऊंगा ब्रीफ डिटेल्स के साथ। हाउ मेनी जजेस डज द सुप्रीम कोर्ट हैव, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे। एंड हाउ डिड दिस बैकलॉग एक्यूमुलेट। देखिए ऑल ऑफ ए सडन 9 जजेस को एक साथ अपॉइंट करना क्यों पड़ा, इतने सारे बैकलॉग वैकेंसीज कैसे आए वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हैज द नंबर ऑफ वीमेन जजेस ऑलवेज बीन लो। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों बेसिक्स में से। आर्टिकल 124 क्लोज 2 एंड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करना है, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 124 क्लोज 2। हाईकोर्ट जज के लिए आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों केसेस में मतलब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब और एक बात यह है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो एक कोलिजियम सिस्टम बैठता है। कोलिजियम, इस कोलिजियम में कौन कौन मेंबर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब यही लोग रेकमेंड करते हैं जजेस का नाम। अब आप ये सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अगर कुछ जजेस का नाम प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए या प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए फॉरवर्ड किया तो क्या प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंट जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। पहली बार में अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया वापस ये कोलिजियम में आ जाएगा। कोलिजियम अगर सेम नाम फिर से फॉरवर्ड करते हो तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट। ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ है थर्ड जज केस में। अब ये फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे हाई कोर्ट कोलिजियम से अगर किसी का नाम फॉरवर्ड हो रहा तो इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए दोस्तों सिंपल है, हाई कोर्ट कोलिजियम जजेस का नाम सबसे पहले फॉरवर्ड करता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। चीफ मिनिस्टर फिर वो गवर्नर को भेजेगा। पर देखिए एक बात यह है, हाई कोर्ट कोलिजियम जजेस को रिकमेंड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का रिकमेंडेशंस लेते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का परमिशन चाहिए हाई कोर्ट जजेस को नाम फॉरवर्ड करने से पहले, ठीक है। तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, चीफ मिनिस्टर फिर वो गवर्नर को दे देगा, गवर्नर फिर वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेगा। ये प्रोसीजर है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को एंड हाई कोर्ट जजेस को, पर एक्चुअली पावर किसके पास है? ये जुडिशरी के पास है। ज्यादा पावर किसके पास है? अगर प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बीच में कुछ टसल हो गया किसी का अपॉइंटमेंट को लेके, किसको ज्यादा पॉइंट्स है, कौन थोड़ा ऊपर है? ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ओवर द इयर्स द वर्ड कंसल्टेशन हैज बीन एट द सेंटर ऑफ डिबेट ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर टू अपॉइंट जजेस। ये जो कंसल्टेशन लिखा है ना दोस्तों आर्टिकल 124 में एंड 217 में, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी रहा है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स है उसमें ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो लिखा है ना उसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि जो वकील लोग हैं, जो एडवोकेट्स है, जो स्मार्ट लोग हैं, वो इसका कई सारे मतलब निकाल देते हैं। आप देखिए ये जो कंसल्टेशन है इसका क्लियर डेफिनेशन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अगर प्रेसिडेंट के बीच में जो कंसल्टेशन वाली बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का बात ऊपर है, प्रेसिडेंट का नहीं है। ठीक है, आप देखिए इन प्रैक्टिस द एग्जीक्यूटिव हेल्ड दिस पावर सिंस इंडिपेंडेंस एंड ए कन्वेंशन ऑफ सीनियरिटी वाज इवॉल्व्ड फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या हाई कोर्ट जजेस को इनको अपॉइंट करने का पावर एग्जीक्यूटिव के पास होता था। पर ये 2021 है, अभी के लिए वो सब चेंज हो गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुआ था जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे।
उनके टाइम पे आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ था, ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हुआ था ना। तो देखिए उस टाइम पे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट काफ़ी केसेस वगैरह थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का वैकेंसी जब आया ना, तो कन्वेंशनली जो सीनियर मोस्ट जज है उन्हीं को अपॉइंट करना चाहिए था, तब ये कोलिजियम सिस्टम वगैरह नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, दो सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके जो तीसरी सीनियर है, मतलब जस्टिस ए एन राय, उनका नाम जस्टिस ए एन राय है, ए एन राय को अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि दो सीनियर मोस्ट जजेस है, उसके अलावा जस्टिस ए एन राय को अपॉइंट कर लिया आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो तब से ये प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब एग्जीक्यूटिव का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस होना चाहिए क्या जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। इसलिए जजेस केसेस हुआ, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस हुआ 1981 में, फिर 93 में और 98 में। अब इस जजेस केसेस में क्या क्या हुआ था मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। फर्स्ट जज केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। देखिए कोई भी केस पिटिशनर और किसके अगेंस्ट वो फाइल किया है उसका नाम से जाना जाता है, वैसे फर्स्ट जज केस का एक्चुअल नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मालूम है, द प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द कंकरेंस ऑफ सीजीआई ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए प्रेसिडेंट को सीजीआई का कंकरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट को बेसिकली एक्सिक्यूटिव को पावर दिया गया। देखिए आपको पता है प्रेसिडेंट मतलब क्या है, प्रेसिडेंट हमेशा काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी बार हमने डिस्कस किया है। तो देखिए इधर क्या हुआ, फर्स्ट जज केस में क्लियरली बोल दिया कि प्रेसिडेंट को सीजीआई से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर 12 साल बाद हुआ सेकंड जज केस, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, 9 जजेस। इसमें मेजोरिटी जजमेंट क्या हुआ, दे एवॉल्व द कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी। ठीक है, सेकंड जज केस में से ये कोलिजियम सिस्टम वाला जो सिस्टम है ये एवॉल्व हुआ। अब ये कोलिजियस सिस्टम में कौन कौन है मैंने आपको पहले बता दिया, और एक बार बता देता हूं, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, अब आता है 98 में हमारे प्रेसिडेंट के आर नारायणन साहब थे जो केरला के थे, इश्यूड ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ओवर द मीनिंग ऑफ टर्म कंसल्टेशन। तो के आर नारायणन साहब ने ये पूछा, एक रेफरेंस करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो इन्होंने ये पूछा भाई ये कंसल्टेशन मतलब क्या होता है। बहुत बार सुना कंसल्टेशन, मेरे पास कुछ पावर है या नहीं, आप बताइए मुझे। वेदर इट रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद ए नंबर ऑफ जजेस इन फॉर्मिंग सीजीएस ओपिनियन और वेदर द सीजीएस सोल ओपिनियन कुड बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट ए कंसल्टेशन। मतलब देखिए कंसल्टेशन मतलब मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन है, आप मुझे क्लियरली बताइए। आप देखिए इसके ऊपर भी एक जजमेंट हुआ, बेसिकली एक रूलिंग हुआ, क्लियरली ये बताया कि ये कोरम एंड मेजोरिटी वोट इन द कोलिजियम टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। देखिए कोलिजियम में जो मेजोरिटी जिनके नाम फॉरवर्ड करेंगे वो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही करना है। बेसिकली पहली बार वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं साइटिंग सम रीजंस, पर दोबारा अगर वो भेज दिया तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही करना है। तो लेटेस्ट रूल क्या है मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के ऊपर है इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड 2014 में क्या हुआ, एनडीए गवर्नमेंट जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बाय एस्टैब्लिशिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये कोलिजियम सिस्टम वगैरह निकाल के एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की कोशिश किया, जिसमें काफी सारे एक्सिक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स भी होंगे। तो ये ट्राई कर रहा था कि एक्सिक्यूटिव इंटरफेरेंस हो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। तो इन्होंने राज्यसभा में और लोकसभा में ये बिल पास भी कर लिया, लॉ भी बना दिया, पर आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशियल रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी लॉ को पास किया हुआ एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से क्या होता है, वो लॉ जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अभी के लिए है ही नहीं। इसके बाद भी काफी सारे कोशिश रहा था ये कोलिजियन सिस्टम को हटा के एक्सिक्यूटिव को ज्यादा पावर देने के लिए, पर वो सब अभी तक हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हाउ मेनी जजेस डज द सुप्रीम कोर्ट हैव। करंटली सुप्रीम कोर्ट के पास 34 जजेस है इंक्लूडिंग सीजेआई। मैंने आपको यह भी बताया सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 35 है, अभी भी एक वैकेंसी बचा हुआ है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखने से 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब 8 जजेस थे। तो पार्लियामेंट के पास एक्चुअली पावर है नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने के लिए। एक एक्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट, इस एक्ट को अमेंडमेंट करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है तो 1950 से लेके 2019 तक ये अमेंडमेंट जो हुआ है ये आप इधर पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए
1956 में 8 से 11 किया, 1960 में 14 किया, 1978 में 18 किया, 1986 में 26 किया, 2009 में 31 किया एंड 2019 में 34 किया। ठीक है दोस्तों, 34 जजेस, इसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस की बात कर रहा हूं। इवन आफ्टर विथ लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ 9 अपॉइंटमेंट्स, कोर्ट कंटिन्यूज टू हैव 1 वैकेंसी। ठीक है, एक वैकेंसी अभी भी है। ऊपर से 8 मोर जजेस आर ड्यू टू रिटायर नेक्स्ट ईयर। अगली साल 8 जजेस और रिटायर हो जाएंगे, तो फिर से ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों, हाउ डिड दिस बैकलॉग एक्यूमुलेट? देखिए, इंडिया में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, डिले तो होता ही है, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी ये डिले देखने को मिला है, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। 2019 की बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा था, पर 2019 में जब रंजन गोगोई सब रिटायर हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने एस ए बोबडे साहब, तब से प्रॉब्लम शुरू हो गया। हुआ क्या है, कोलिजियम हेडेड बाय सीजे बोबडे कुड नॉट रीच ए कंसेंसस इन रिकमेंडिंग नेम्स। देखिए, एक साल सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर होते गए, वैकेंसीज एक्यूमुलेट होता रहा, पर कोलिजियम से कोई नाम फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। मतलब कोलिजियम बैठ के जो डिसीजन लेता है ना, वो हो ही नहीं पाया। हमेशा इनके बीच में कंफ्यूजन था। कोलिजियम मतलब सीजेए प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो बॉबडे साहब के टाइम पर ये जो कोलिजियम सिस्टम ठीक से काम नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं। आप देखिए, और एक चीज आपको पता है, हाई कोर्ट्स ऑन एवरेज हैव ओवर 30% वैकेंसी। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, हमारी हाई कोर्ट्स में अभी भी 30% वैकेंसी है। तो अब तो 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुआ है, अब ये सारे हाई कोर्ट्स में भी वैकेंसीज को फुलफिल करना है। ठीक है, एज ऑफ रिटायरमेंट कितना है? सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 65 है एंड हाई कोर्ट के लिए 62 है। ये बात तो आपको पता होगा। वैसे और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जजेस का अपॉइंटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए दोस्तों, तो अभी ये जो 30% वैकेंसीज को फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस इज अ कंटिन्यूस वन एंड कोलिजियम सिस्टम इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। देखिए दोस्तों, वही बात, सुनने में सब अच्छा लगता है, कोलिजियम ने रेकमेंड किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर जाके क्या ओथ हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज बन गया, सब ठीक है। पर ये सब के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इंडिया ऐसा देश है, इधर हर चीज में इतना टाइम लग जाता है ना। देखिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी इतना टाइम लग जाता है। मैं आपको बता देता हूं, एक हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट टेक्स ओवर ए ईयर। मतलब हाईकोर्ट कोलिजियम फर्स्ट मीटिंग करने से करीब 1-1.5 साल लग जाता है अपॉइंटमेंट होने तक। आपको पता नहीं एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में, एक बार हमने एक वीडियो भी बनाया था। एसएससी एग्जामिनेशन बड़ा कॉमेडी है। मतलब 2018 में, मैं बता रहा हूं आपको, 2018 में जो एग्जाम दिया था, टायर 1 दिया था, उनका अपॉइंटमेंट 2021 हो गया, अब तक हुआ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी एक बंदा, यूपीसी तो खैर ठीक है, एक साल में करेक्ट एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाता है, पर यूपीसी के बाद तो एसएससी आता है ना, सबसे कोवेटेड एग्जामिनेशन जो है। 2018 की जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है, फाइनल अपॉइंटमेंट जो है 2021 हो गया, अब तक नहीं हुआ है। 2018, 2019, 2020, 2021। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक बंदा ये एसएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करेगा? 3 साल, 4 साल। देखो, यही होता है इंडिया में। देखिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में इतना टाइम लग जाता है, तो एसएससी क्या चीज़ है कि नहीं दोस्तों? अब देखिए, हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस इधर लिखा है, मैंने एक बार आपको बता दिया और एक बार बता देता हूं। प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय हाईकोर्ट कोलिजियम। ठीक है, इनिशिएट करता है हाईकोर्ट कोलिजियम, जिसमें हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहता है। फिर वो फाइल स्टेट गवर्नमेंट के पास, बेसिकली चीफ मिनिस्टर अप्रूव करता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, देन टू द एससी कोलिजियम आफ्टर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। मतलब जिनका नाम फॉरवर्ड किया, इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखा जाएगा, पर फाइनली ये एससी कोलिजियम पहुंचता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एससी कोलिजियम इज ए पार्ट ऑफ हाईकोर्ट जज अपॉइंटमेंट ऑल्सो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, प्रोसेस टेक्स ओवर ए ईयर। वंस द एससी कोलिजियम क्लियर्स द नेम, ए डिले ऑल्सो हैपेंस एट गवर्नमेंट लेवल फॉर फाइनल अप्रूवल एंड अपॉइंटमेंट। बाद भी फाइनली गवर्नमेंट के पास एक अप्रूवल होना चाहिए, कैबिनेट डिसीजन करके अप्रूवल दे देते हैं, इसमें भी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स द कोलिजियम टू रिकंसिडर रिकमेंडेशन, देखिए अगर गवर्नमेंट को यह लगा कि ये जो रिकमेंडेशन इसको रिकंसिडर करना चाहिए, देन फाइल इज सेंड बैक एंड कोलिजियम कैन रीइटरेट और विथड्रॉ इट डिसीजन। ये मैंने आपको बता दिया था, अगर प्रेसिडेंट, बेसिकली गवर्नमेंट अगर फाइल वापस भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको रिकंसिडर करते हैं। फिर अगर सेम नेम भेज देते तो वही एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा, वो अलग बात है। पर देखिए, अगर फाइल सेंड बैक किया ना, फिर से टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम, 3, 4, 5 महीने ऐसे ही लग जाएगा। अब मुझे लगता है एनवी रमणा साहब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बन गए, इसलिए ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो काफ़ी एफिशिएंट है, चीज़ें बहुत अच्छे स्पीड में चल रहा है, पेस में चल रहा है। ऐसी होना चाहिए डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस की जो वैकेंसी, उसको 100% फुलफिल करना चाहिए।
ये तो काम कैसे चला दोस्तों हमारी जैसे एक डेमोक्रेसी में। अब दोस्तों फाइनली, हैज द नंबर ऑफ वीमेन जजेस ऑलवेज बीन लो? चेक कर लेते हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कास्ट जेंडर हैज बीन एन इश्यू इन हायर जुडिशरी। देखिए, हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में हाई कोर्ट जजेस हो या सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, इसमें हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन वाली चीज एक कॉन्ट्रोवर्सी रहा है। मतलब कभी ये कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट में से कोई जज नहीं है, और ये जेंडर रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है क्योंकि विमेन जजेस हमेशा कम हुआ है। बिफोर द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, जस्टिस इंदिरा बनर्जी वाज द ओनली वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ ना 9 जजेस का, इसमें 3 विमेन जज है, ठीक है। इससे पहले एक ही वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में। एंड अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है जिसमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना इज इन लाइन टू बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन सीजेआई 80 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिया को पहला वुमेन सीजेआई मिलेगा आफ्टर 80 years ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर सब कुछ सही सलामत रहने से जस्टिस बीवी नागरत्ना जी जो है पहला वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी, वो भी 80 साल के बाद, इंडिपेंडेंस के 80 साल के बाद ये हो रहा है। तो इधर जेंडर इक्वालिटी वाली जो चीज है ना, थोड़ा क्वेश्चन मार्क के ऊपर आ जाता है। 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी बिकम द फर्स्ट जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये फातिमा बीवी जी केरला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस भी थी, ठीक है। 1989 में ये पहली वुमेन जज थी जो सुप्रीम कोर्ट जज बनी। सिंस देन हाउएवर द एससी हैज हैड ओनली 11 विमेन जजेस। देखिए, 1989 से 2021 तक आप देख लीजिए, केवल 11 विमेन जज रही है, जिसमें से 3 जो है अभी अपॉइंट हुआ है। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है काफी कम रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2018 में एक स्टडी हुआ था, इसमें यह बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द लोअर जुडिशरी इज हायर एट 27%। लोअर जुडिशरी आप देखने से मतलब जो फैमिली कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब कोर्ट्स में 27% रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का, ठीक है। पर दे हिट ए ग्लास सीलिंग इन हायर अपॉइंटमेंट्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में या हाईकोर्ट लेवल में अपॉइंटमेंट वीमेन की जब बात आती है बहुत कम है, पर लोअर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में काफी अपॉइंटमेंट्स है, मतलब 27% तक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा मेरी ये वीडियो से। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, आपको समझ में आया या नहीं। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।